वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एलटी कमीशन के लिए अब लगभग 1 या 1.5 महीने का समय बच गया है। इसी के तहत मैं आपके लिए आज एक वीडियो लाया हूं। उसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अवश्य लाभदायक होंगी। जो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताने की आया हूँ, ये सिर्फ आपकी एलटी कमीशन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु आगे कोई भी परीक्षा आएगी उसमें आप इसे अमल में लाएंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो कुछ बातें हैं, उन पर आप अवश्य गौर फरमाइएगा। तो जो पहली बात है, धैर्य बना के रखें। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको अपने ऊपर धैर्य बनाकर रखना ही होता है। ना कि आपको ऐसा लगे कि मान लीजिए अब 15-20 दिन बचे हैं परीक्षा के लिए और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ना आपसे खाना खाया जा रहा हो, ना आप पढ़ रहे हो, ना आपसे बैठा जा रहा हो, आप इसी कन्फ्यूज़न में रह रहे हो कि परीक्षा में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने ऊपर धैर्य बनाकर रखना ही होगा। बिना धैर्य के आप किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है धैर्य बना के रखिएगा। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। मान लीजिए आप एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जितने भी आपने नोट्स बनाए होंगे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी आपको समय लगता है उन्हें रिवाइज़ करते रहिएगा। हिंदी साहित्य को रिवाइज़ कीजिएगा, HBGK को रिवाइज़ कीजिएगा, इंडिया जीके को रिवाइज़ कीजिएगा, करंट अफेयर को रिवाइज़ कीजिएगा। रिवाइज़ आपको पढ़ना करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिवाइज़ के तो आपका कोई पेपर क्रैक हो ही नहीं सकता। रिवीजन अवश्य करना चाहिए। तो ये थी आपकी दूसरी बात। अगर जो तीसरी बात यहाँ पर है, प्रतिदिन 300 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का लक्ष्य रखिएगा। जो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं, ये आपको अवश्य लाभ देते हैं। मान लीजिए सुबह आप 150 प्रश्नों को हल कीजिएगा और शाम को 150 प्रश्नों को हल कीजिएगा। इस तरह से आपके 300 प्रश्न हल हो जाते हैं। जो ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको प्रश्न वन लाइनर नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है 300। इनकी संख्या आपकी मिनिमम 300 तो होनी ही चाहिए। जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको एक परीक्षा जैसा माहौल देखने को मिलता है। वहाँ पर आपके समक्ष 4 ऑप्शन भी होते हैं। जब आप उन्हें हल करेंगे तो आपके अंदर कन्फ्यूज़न आ जाती है कि इसका कौन सा सही उत्तर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ठीक है ना, तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सॉल्व करने हैं। यह भी महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी परीक्षा को क्रैक करने की। इसी के साथ अगर आपने अभी तक अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हल नहीं किया है तो उन्हें भी हल करना अवश्य होता है। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं एलटी कमीशन की, तो आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करना है। जितने भी आपको मिले उन्हें आपने देखना है कि किस पैटर्न से प्रश्न बन रहे हैं और किस पैटर्न से आप उन्हें हल कर सकते हो। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हो और आगे परीक्षा में आने वाले प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। यह भी महत्वपूर्ण बात होती है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है यह है कि मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को लगाते रहिए। तो यह भी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को लगाते हो तो एक तरह से आपके माइंड में प्रेशर होता है कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हो और आपको सेम वैसा ही आभास होता है। और जब एक और बात बताऊँ आपको, जब आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को लगाते हो तो आपको परीक्षा के अकॉर्डिंग ही समय देना है। मान लीजिए समय रहता है आपकी परीक्षा का 2 घंटे, तो आपको उस मॉक टेस्ट में भी अपने लिए 2 घंटे या 3 घंटे का ही समय देना है। तो इससे आपके मन में एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब से मतलब मेरा मतलब है परीक्षा में जैसा आप आभास करते हो, जैसा महसूस करते हो, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ को देने से भी आपको वैसा ही महसूस होगा और वैसा ही फील होगा। तो यह भी महत्वपूर्ण। आगे जो महत्वपूर्ण बात है तो वो है कि जो नई चीज़ पर कम ध्यान दें। तो यहाँ पर मेरा अभिप्राय नई चीज़ों से उनसे है, मान लीजिए आपने कुछ गिने चुने हुए टॉपिक्स ही पढ़े हैं और वह आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप अब जाकर नए टॉपिक्स को देखते हो तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपने इतने समय से नए टॉपिक्स नहीं देखे हैं। अब जाकर आप नए टॉपिक्स को देखोगे तो ये तो डेफिनेटली आपके दिमाग को कंफ्यूज करेंगे। मान लीजिए अगर आपको वहाँ से कोई टॉपिक्स नहीं आता हो और आपने उसे पढ़ लिया तो उसको पढ़ने से आपका पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा। आपके मन में तरह तरह के सवाल उठेंगे, यार मैंने ये टॉपिक्स नहीं पढ़ा है, शायद परीक्षा में ये आ जाए तो आपको नुकसान दे जाएगा। इसलिए मेरी ओर से नए टॉपिक्स को उतना ध्यान ना दें। बाकी आके आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो।
अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो है नकारात्मक लोगों से संपर्क ना रखें। तो ये तो आपकी जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो नकारात्मक लोग होते हैं वो आपको ना सिर्फ परीक्षा से ही दूर करते हैं अपितु ज़िंदगी में भी कई चीज़ों से आपको दूर कर देते हैं। मान लीजिए आप नकारात्मक लोगों से संपर्क रखते हो और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, वो लगातार किसी ना किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से आपके अंदर नेगेटिविटी डाल देते हैं। जब तक परीक्षा ना होती हो तब तक इन लोगों से अवश्य दूरी रखें। अब परीक्षा होने के बाद आप लोग इनसे संपर्क भी कर सकते हो या आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपको हर जगह नुकसान देते ही हैं। इसलिए कहते हैं कि जो नकारात्मक लोग हैं उनसे अवश्य दूर रहना चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बनाकर रखें। जो ये बात है ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी लागू होती है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहते हो आप, या कोई स्टडी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को तो बनाकर रखना ही होता है, क्योंकि ये तो एक जड़ बोल सकते हैं हम, अपनी ज़िंदगी की एक जड़ है कि आपको सकारात्मक सोच बनाकर ही रखनी है। जब भी आप परीक्षा केंद्र में जाते हो वहाँ पर कभी भी नेगेटिविटी ना डालें। ये ना करें कि यार मुझसे पता नहीं ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा, कैसा प्रश्न डाला है, बोर्ड ने क्या कर दिया है, उससे आपको प्रभावित नहीं होना है। मान लीजिए परीक्षा केंद्र में आप जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ लगातार 3, 4, 5 जितनी भी संख्या हो, आपको बहुत ही टफ लगते हो या आपने जो पढ़े नहीं हो आपसे पूछा जाए, तो उनको देखकर प्रभावित नहीं होना है, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं डालनी है। आपको जो 5-6 प्रश्न के आगे देखना है कि क्या वो प्रश्न आपको आते हैं। अवश्य होगा कि जो 4-5 के आगे जो प्रश्न होंगे वो आपको आते ही होंगे। परीक्षा सिर्फ 4-5 प्रश्न से नहीं बनती है दोस्तों, यहाँ पर आपको 100 प्रश्न 150 प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हीं सभी को जोड़कर आपकी परीक्षा गिनी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप परीक्षा हॉल में चले जाते हो और वहाँ पर देखते हो कि यार लगातार 5 प्रश्न आपको नहीं आ रहे हो, आप अपने हाथ खड़े कर देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि यार पता नहीं मेरा परीक्षा में ये कैसा होगा, सही होगा कि नहीं होगा, मेरे से परीक्षा क्रैक होगी कि नहीं होगी। इसलिए इन चीज़ों को सकारात्मक सोच पे लेना है, नकारात्मक नहीं। जो मैंने आपसे बात करी है इसे अवश्य सोचते रहें। ये आपको हर एक परीक्षा को सॉल्व करने का एक मंत्र है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण और अंतिम बात है वो है स्वयं के लिए दिन में 1 या 2 घंटे का समय तो अवश्य निकालना ही है। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण बात। मान लीजिए आप दिन में 10 घंटे 11 घंटे पढ़ते हो, जितने भी घंटे पढ़ते हो उसमें दिन में आप मान लीजिए 1-2 घंटे निकालने का मेरा अभिप्राय है। जो शाम का समय होता है 6-7 बजे का, उस समय आपके 1-2 घंटे आपको अपने ऊपर देने ही हैं। आपको सोचना है पूरे दिन भर आपने क्या किया, चिंतन मनन अवश्य है। जब तक आप अपने ज़िंदगी में चिंतन मनन नहीं करते हो, अपने लिए 1-2 घंटे नहीं निकालते हो, तब तक आपको अपने जो ज़िंदगी की दिनचर्या का पता नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने पूरे दिन में क्या किया है, क्या नहीं किया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो अपने लिए 1-2 घंटे तो अवश्य निकालने चाहिए एक दिन में। बेशक समय सुबह या शाम हो सकता है। मान लीजिए मैं अपने लिए 1-2 घंटे का समय शाम को निकालता हूँ, आपका तरीका कुछ और सकता है, आप सुबह भी निकाल सकते हो। तो इसलिए अपने लिए 1 या 2 घंटे तो यहाँ पर आप बोलेंगे क्या यार हम तो सोते टाइम भी अपने लिए समय निकाल देते हैं। तो दोस्तों सोना अलग बात है और जागते हुए अपने लिए 1-2 घंटे निकालना और उनमें चिंतन मनन करना ये अलग बात होती है। जैसा कि आपको पता ही होगा एक मशीन होती है, वो भी कुछ काम करने के अंतराल में एक ब्रेक लेती है। ब्रेक लेने से उसके जो काम में एक प्रगति आती है, वो अधिक काम करने लग जाती है। उसी प्रकार अगर आप भी अपने लिए जागते हुए 1 या 2 घंटे का समय निकालते हो तो ये आपको अवश्य बेनिफिशियल होगा। जैसा कि आपने सुना ही होगा जितने भी बड़े लोग होते हैं, स्वामी विवेकानंद को लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को लीजिएगा, बड़े बड़े नेता होंगे, ये चिंतन मनन अवश्य करते हैं। इन्होंने कभी आपने इनकी बायोग्राफी पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको अवश्य यह मिलेगा कि वह ध्यान लगाते थे। ध्यान अवश्य लगाना चाहिए, वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आपको करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो साधु संतों के प्रकार का ध्यान लगाना है। यहाँ पर मेरा आपके लिए यह है कहने का तात्पर्य, जो आप लोग दिन भर कार्य करते हो उसके लिए आपको 1-2 घंटे का टाइम देना है। इससे आपको पूरा कार्यक्रम आपको पता चलेगा आपका क्या कार्यक्रम था पूरे दिन का। इसलिए जो मैंने आपके लिए बातें कही हैं ये आपके लिए अवश्य लाभ। जो मैंने आपको यहाँ पर कुछ 8 महत्वपूर्ण बातें बताई है, इनके ऊपर आपको अवश्य अमल लाना है। तो ठीक है दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ बातें और हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उनके ऊपर भी हम अवश्य डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।